हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स। ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीकली करंट अफेयर्स का सेशन डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने पूरे वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो वन लाइनर के फॉर्मेट में देखे थे एंड टॉप 80 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम 13 से लेकर 19 ऑफ अप्रैल तक जो भी इम्पोर्टेंट बैंकिंग इवेंट्स हुए हैं, कोई सेबी ने सर्कुलर इशू किया है, आरबीआई का कोई नोटिफिकेशन आया है, या फिर हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने कोई नया इनिशिएटिव, कोई नया फिक्स डिपॉजिट स्कीम स्टार्ट किया है या उसे शट डाउन किया है, तो वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा, 13 से लेकर 19 ऑफ अप्रैल तक वीकली बैंकिंग करेंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम, जैसे कि आपका जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर का एग्जाम होता है, आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक को शेयर कर सकते हैं जिससे वो लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो पाए और हमारे साथ हमारे ये जो करेंट अफेयर्स है, बैंकिंग करेंट अफेयर्स स्पेशल, इनको ज्वाइन कर पाए और अपना जनरल अवेयरनेस एकदम इंप्रूव कर पाए। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले ही मैं स्टार्टिंग में बता देना चाहती हूँ अबाउट द पीडीएफ। इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। करना कुछ नहीं है, आपको जाना है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पर। वहां पर फ्री नोट्स आपको देखने को मिलेंगे और उस फ्री नोट्स वाले सेगमेंट में वीकली बैंकिंग सीए है और वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्मेट में है तो प्रिंट आउट भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली न्यूज है, भारत पे गेट्स आरबीआई अप्रूवल फॉर पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस। तो हम सभी को पता है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं। तो हमारा जो ऑनलाइन हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को स्मूथली कंडक्ट कराने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे जाकर क्या करना है, आपको उन एप्लीकेशन पे जाके मैगजीन परचेज करनी है, तो एक हो गया बायर और दूसरा हो गया सेलर। बीच में आप जो पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो पेमेंट आपका कंडक्ट कर रहे हैं वो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं। भारत पे जो हमारे देश की एक फिनटेक कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत पे को अप्रूवल दिया है टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। जब इसको अप्रूवल मिल ही गया है तो इसने क्या किया, अपनी एक नई कंपनी बनाई टू वर्क एज अ पेमेंट एग्रीगेटर और इस नए प्लेटफॉर्म का नाम है भारत पे एक्स। दिस डेवलपमेंट अलाउ भारत पे टू एक्सपांड इट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन सेटलमेंट सर्विस अंडर द आरबीआई रेगुलेशन। नाउ बात करते हैं भारत पे के बारे में। 2018 में भारत पे का फॉर्मेशन हुआ था। पेरेंट कंपनी है रेजिलेंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। फाउंडर है अश्नीर ग्रोवर एंड शाश्वत नखरानी एंड सीईओ आपको मिल जाएंगे नलिन नेगी। डन। नेक्स्ट, सेबी सेटअप हाई लेवल कमिटी टू रिव्यू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रोविजन। अब कोई भी जो बड़ा रेगुलेटरी बॉडी होती है या कोई भी आप छोटी से छोटी भी अगर आप कंपनी की बात करो, तो कंपनी में क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी की पॉलिसीज बनाने के लिए। उसमें कंपनी के क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स भी उनके पास होते हैं, शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो कई बार जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। तो टू स्ट्रेंथ गवर्नेंस स्टैंडर्ड, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी ने एक हाई लेवल कमिटी का फॉर्मेशन किया है टू रिव्यू एंड एनहांस इट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क फॉर बोर्ड मेंबर एंड सीनियर ऑफिसर। अब इस जो ये 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई, सॉरी 6 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है। कितने मेंबर है, 6 मेंबर आपको इस कमेटी में देखने को मिलेंगे। और इस कमेटी को हेड कौन कर रहा है, प्रत्युष सिन्हा, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एंड फॉर्मर सीवीसी मतलब चीफ बिजनेस कमिश्नर रहे हैं प्रत्युष सिन्हा। यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम कि प्रत्युष सिन्हा जो है वो इस कमेटी के हेड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। अगर वही हम बात करें वाइस चेयरमैन के बारे में, तो वाइस चेयरमैन है इन जेती श्रीनिवास। ठीक। नेक्स्ट है, नीति आयोग रिलीज रिपोर्ट ऑन ऑटोमोटिव सेक्टर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस।
अब यहाँ पे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो कि भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बताता है कि हमारे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितनी ग्रोथ है, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कितना एक्सपोर्ट करेंगे, वो सारी बातें इस रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। रिपोर्ट का टाइटल है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन, और इसे रिलीज करने का काम वाइस चेयरमैन श्री सुमन बेरी ने किया है, जो कि नीति आयोग के आपको मेंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें बोला गया है कि भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है 2030 तक हम 145 बिलियन डॉलर के प्रोडक्शन पे पहुंच जाएंगे, इतना हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होगा, और 2030 तक हम 60 बिलियन डॉलर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो भारत की जीडीपी का 7.1% हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं, और भारत वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है। इंडिया का रैंकिंग 4th नंबर पे है इन द ग्लोबल व्हीकल प्रोडक्शन, और ग्लोबल शेयर हमारे पास 3% है। 2030 के टारगेट्स मैंने बता दिए हैं, 145 बिलियन डॉलर का हमें प्रोडक्शन करना है, साथ ही साथ 2 से लेकर 2.5 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करना, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए भारत सरकार ने कई सारी स्कीम्स को लॉन्च किया, जैसे कि फेम स्कीम है, पीएम ई ड्राइव स्कीम है, मेक इन इंडिया है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। ये सभी स्कीम्स जो हैं वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हैं। जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी, और उसका टारगेट था हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर। वैसे ही फेम स्कीम 2015 की स्कीम है, और फेम का मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक, नाउ India's total export touches around $821 billion in fiscal year 24-25। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, इसमें बताया है कि भारत का टोटल एक्सपोर्ट मतलब भारत का टोटल निर्यात 2024-25 में कितना है। अब जो एक्सपोर्ट की बात आती है तो उसमें मर्चेंटाइज मतलब गुड्स का भी एक्सपोर्ट होता है और सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अभी हम टोटल एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। 2024-25 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट 821 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 5.5% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 821 बिलियन डॉलर आपका टोटल एक्सपोर्ट है। नाउ बात करते हैं, कुछ ना कुछ हमने इंपोर्ट भी किया होगा 2024-25 में, तो हमारा जो इंपोर्ट है वो 915 बिलियन डॉलर है। तो ये हो गया इंपोर्ट, ये हो गया एक्सपोर्ट, इनका डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा ट्रेड डेफिसिट, मतलब व्यापार में हुआ घाटा, वो कितना है 94.26 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिल जाएगा। टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है, यूके, जापान, अमेरिका, यूएई और फ्रांस है। टॉप 5 इंपोर्ट सोर्सेस क्या है, यूएई है, चाइना, थाईलैंड, यूएसए, रशिया आपको देखने को मिल जाएंगे। बातें क्लियर हो गई हैं, इतनी चीजें, मैटर क्लियर हो चुका है। चलो अगली कहानी को हम समझते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट एट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो अजय भूषण पांडे जी जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं एंड आधार के सीईओ भी रह चुके हैं, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन एट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और इसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट आपको जिन लुकिन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में कई सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है, जैसे कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिसेंटली चेयरमैन बनाया है एस रमन को, और इन्होंने दीपक मोहंती को रिप्लेस किया है। डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई पूनम गुप्ता बनी है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, और इन्होंने माइकल देवव्रत पात्रा को सक्सीड किया है। एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड कौन है, सलीला पांडे आपको मिल जाएंगी। होल टाइम मेंबर लाइफ ऑफ इरडई स्वामीनाथन एस अय्यर हैं, और सेक्रेटरी ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन बी रमेश बाबू आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंस्टॉल इंडियाज फर्स्ट एटीएम ऑन ट्रेन। अब आपको यहाँ पे आपकी जो रेलवे होती है, जो आपकी ट्रेन होती हैं, ट्रेन के एसी कोचेज में आपको यहाँ पर एटीएम की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, और पहला बैंक जिसने एटीएम लॉन्च किया है ऑन ट्रेन वो आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। द पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट बैंक टू इंस्टॉल एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑन अ ट्रेन इन इंडिया। इन्होंने जो पंचवटी एक्सप्रेस है, जो मुंबई मनमत पंचवटी एक्सप्रेस है, उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहली बार एटीएम सर्विस की शुरुआत की है।
और ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, सक्सेसफुल होने के बाद इसे फर्दर एक्सपांड किया जाएगा। अगर हम एटीएम के इतिहास के बारे में बात करें तो जॉन सेफर्ट जो कि ग्रेट ब्रिटेन से थे, उन्होंने इन्वेंट किया था एटीएम मशीन को 1967 में, और पहली एटीएम मशीन इन द वर्ल्ड इंस्टॉल की गई थी लंदन में इन 1967 ब्रिटिश बैंक के द्वारा। फिर यहाँ पे एचएसबीसी बैंक ने भारत में पहला एटीएम लगाया था मुंबई में 1987 में। एसबीआई ने भारत का पहला फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था केरला में 2004 में। ठीक है, इंडिया का जो हाईएस्ट एटीएम है वो एक्सिस बैंक ने इंस्टॉल किया था 13,200 फीट की हाइट पर नाथुला पास सिक्किम में। और इंडिया का पहला यूपीआई इनेबल एटीएम आपको हिताची पेमेंट सर्विस का देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, जेप्टो रीनेम पेरेंट एंटिटी किराना कार्ट टेक अहेड ऑफ पॉसिबल आईपीओ। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब आईपीओ आएगा जेप्टो का। जैसे कि स्विगी ने और अलग अलग जो आपके ब्रांड्स हैं, उन्होंने आईपीओ लॉन्च करने से पहले अपने आप की रीब्रांडिंग की है, अपना नाम चेंज किया है। उसी तरीके से जेप्टो भी अपने आईपीओ को लाने से पहले अपनी पेरेंट कंपनी का नाम चेंज कर रहा है। इसकी पेरेंट कंपनी का नाम किराना कार्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका नया नाम जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको रिब्रांडिंग करने का अप्रूवल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई के द्वारा दिया गया है। जेप्टो के को फाउंडर्स आपको केवल बोहरा और अदित पलीचा देखने को मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है, इंडिया सपोर्ट फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग। अभी तक देखिए, अगर हम बात करें कार्बन टैक्स, हमारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें कार्बन टैक्स लगाया जाता है। कार्बन टैक्स क्या है? कोई कंपनी जितना कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती है, उसके रेशियो में इन पे क्या लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता है, जिसे हम कार्बन टैक्स कहते हैं। लेकिन अभी तक शिपिंग इंडस्ट्री में इस टैक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। पहली बार आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने शिपिंग पर कार्बन टैक्स इंपोज करने की बात की है और इसे इंडिया ने अप्रूव किया है। ठीक है, इंडिया एंड 62 अदर नेशन have voted in the favor of world first ever global carbon tax on the shipping industry, जिसे यूनाइटेड नेशन शिपिंग एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इम्पोज करने की बात की है। ये 2028 से 2028 से इम्पोज किया जाएगा। हालांकि जो शिपिंग सेक्टर है, जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है कार्गो वगैरह से, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% है ग्रीन हाउस गैसेस में। ठीक है, 2028 से इफेक्ट में आएगा। जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कार्बन टैक्स जो होगा आपका वो $100 से लेकर $300 पर टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पे हो सकता है। यहाँ पे टारगेट है कि 2030 तक हमें $40 बिलियन, 2030 तक $40 बिलियन फंड इकट्ठा करना है इस कार्बन टैक्स से। और फिर इस पैसे का इस्तेमाल हम, जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है, उसको नेट कार्बन एमिशन जीरो करने में इस फंड का इस्तेमाल करेंगे। भारत की बात करते हैं तो भारत विश्व की टॉप 5 शिप बिल्डिंग कंट्री बन जाएगी 2047 तक। अभी भारत के पास 1530 शिप्स आपको देखने को मिलेंगी और भारत की जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है 23-24 में वो 1629 मिलियन टन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, चलिए फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करनी है। हमारे डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग 9 AM पर होते हैं और संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स और मंडे को हम यहाँ पर लेकर आते हैं आपके वीकली करंट अफेयर्स बैंकिंग के लिए। इसके अलावा हमारी 3 मैगजीन्स हैं जो कि पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मार्च मंथ की कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, दूसरी मैगजीन है जिसमें 300 MCQ और पूरे महीने के वन लाइनर्स हैं, एंड थर्ड है बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन जिसमें केवल आपको बैंकिंग की न्यूज देखने को मिलेगी। इन तीनों प्रोडक्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। प्रिंटेबल फॉर्मेट पे है और डाउनलोडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। India set to become fastest growing major aviation market by the 2026। अब आप लोग ने ACI के बारे में सुना होगा। ACI का मतलब है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि भारत चाइना को ओवरटेक कर लेगा और भारत 2026 में विश्व का सबसे ज्यादा ग्रोइंग एविएशन सेक्टर में मार्केट होगा। तो इंडिया जो है वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट की कैटेगरी में आ जाएगा 2026 तक। इंडिया का जो एयर पैसेज ट्रैफिक है, इंडिया का जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक है वो 10.5% से ग्रो होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है 2026 में।
और 2027 में ये 10.3% से ग्रोथ होगा। हमारे देश में जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है एविएशन सेक्टर की वो 9.5% आपको देखने को मिलेगी, विच इज हायर देन चाइना। चाइना की एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो 8.8% है। अब भारत की ग्रोथ होने का कारण क्या है, या भारत का एविएशन सेक्टर इस तरीके से कैसे ग्रोथ कर रहा है? तो इसका रीजन है कि हमारे देश में मिडिल क्लास पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है। हमारे देश में हमने उड़ान जैसी कई सारी स्कीम को लॉन्च किया है जिससे हम डोमेस्टिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारे देश में लो ट्रिप पर कैपिटा है। मतलब लो ट्रिप पर कैपिटा का मतलब है, तो ट्रिप्स पर कैपिटा का मतलब है कि एवरेज एक साल में कोई भी व्यक्ति कितनी फ्लाइट से ट्रेवल करता है। तो ये बहुत कम है, 0.1। मतलब बहुत ज्यादा स्कोप है कि लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं अगर हमने प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की, इसलिए भारत में इसका स्कोप ज्यादा है। नेक्स्ट है फिनटेक फर्म रेजर पे लॉन्च टर्बो यूपीआई प्लग इन ऑन भीम वेगा प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे भीम 3.0 के बारे में आपने सुना होगा, उसके अंदर आपको मिलेगा भीम वेगा प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ये भीम वेगा प्लेटफॉर्म क्या है, आइए बात करते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली ये आपको जैसे कि आप पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट करने के लिए आपको दूसरे इंटरफेस की जरूरत है, दूसरे एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। आप भीम एप्लीकेशन आपने खोला है तो भीम एप्लीकेशन के अंदर ही आप पेमेंट कर सकते हो। तो भीम वेगा इज अ नेटिव इन ऐप पेमेंट सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू मेक पेमेंट डायरेक्टली विद इन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर ही आप पेमेंट कर सकते हो, आपको थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो फिनटेक मेजर रेजर पे ने रिसेंटली टर्बो यूपीआई प्लग इन को लॉन्च किया है इन द पार्टनरशिप विद एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड एंड एक्सिस बैंक। ठीक है, तो लॉन्च किसने किया है? तो रेजर पे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड और एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड ने किया है। स्पॉन्सर बैंक एक्सिस बैंक है। लॉन्च्ड ऑन भारत इंटरफेस फॉर मनी वेगा प्लेटफॉर्म। इससे क्या होगा, आपका जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, जो ड्रॉप ऑफ होते हैं, ड्रॉप ऑफ कम हो जाएंगे, आपका ट्रांजेक्शन रेट फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रेजर पे हैज बिकम द फर्स्ट पेमेंट गेटवे टू इंटीग्रेट द न्यू इन ऐप यूपीआई सॉल्यूशन। ठीक है, रेजर पे के सीईओ कौन है? हर्षिल माथुर है। उन्होंने कहा इससे जो आपके पेमेंट फेलियर होते हैं वो कम हो जाएंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है सेबी क्लेरिफाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा, आप लोग ने एसआईपी के बारे में सुना होगा। इसके अलावा होता है एसआईएफ। एसआईएफ का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक तरीके का एडवांस इन्वेस्टमेंट है। इसमें कोई भी जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर है वो इक्विटी में, डेट में और बॉन्ड में, तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इस नई मतलब कैटेगरी को एसआईएफ को तैयार किया है सेबी ने, जो कि 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ रहा है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड एसआईएफ, जो कि 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आएगा। एसआईएफ में आपका जो मिनिमम लिमिट होता है इन्वेस्टमेंट का, वो आपका 10 लाख रुपीज होता है। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट आपको मिलेगा। और 10 लाख रुपए तक अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टर मस्ट मेंटेन अ मिनिमम टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज अक्रॉस ऑल स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। आप इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस कंप्लीट पैकेज को मिला के एसआईएफ कहा है आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए होना चाहिए अंडर द वन एएमसी मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी। और इसके लिए आपको परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मार्केट फ्लक्चुएट होता है, तो यहाँ पर अगर मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है और आपको रिडम्पशन की जरूरत है, आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक कंडीशन है, रिक्वायर इमीडिएट रिडम्पशन इफ मार्केट फ्लक्चुएशन कॉज इन्वेस्टमेंट टू ड्रॉप बिलो 10 लाख रुपीज। क्लियर है? अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी या कंडीशन देख लेते हैं कि एसआईएफ लॉन्च करने के लिए जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज है उनके पास क्या कोई कंडीशन है, या कोई भी असेट मैनेजमेंट कंपनी एसआईएफ इशू कर सकती है। तो मिनिमम 3 साल का ऑपरेशनल हिस्ट्री होना चाहिए आपकी असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, तभी वो एसआईएफ लॉन्च कर सकती है। ठीक है, 3 साल ऑपरेशनल होना चाहिए और 10,000 करोड़ या उससे ज्यादा आपका असेट एवरेज असेट होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ इक्विटी डेट और ये हाइब्रिड मॉडल पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से 500 रुपए तक कितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। वैसे ही जो आपका पीएमएस होता है, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होता है, तो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, लेकिन एसआईएफ में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपए आपको मिलेगा। 3 कैटेगरी में है, इक्विटी, डेट एंड आपका बॉन्ड, मतलब हाइब्रिड कैटेगरी। क्लियर? नेक्स्ट, बीओबी लॉन्च बीओबी स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम। बीओबी स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम, जो कि एक एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट स्कीम है 444 डेज की, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट 7.75% है फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नई फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है बीओबी स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम, ठीक है, जो कि 7 अप्रैल से इफेक्ट में आ गई है। इसमें आप लेस देन 3 करोड़ रुपीस, 3 करोड़ से कम तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उत्सव डिपॉजिट स्कीम थी, इसको खत्म कर दिया है। और अब कौन सी स्कीम चल रही है? बीओबी स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम है। इसका टेन्योर 444 दिन 444 डेज है। जनरल पब्लिक के लिए इंटरेस्ट 7.15% आपको जनरल पब्लिक के लिए देखने को मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए 7.65% का इंटरेस्ट रेट है, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए 7.75% का इंटरेस्ट रेट है। अब यहाँ पे जो बीओबी का उत्सव डिपॉजिट स्कीम है जिसको खत्म किया गया है, ये 400 दिन की एफडी स्कीम थी जो कि फेस्टिव सीजन के लिए आपको दी जाती थी। इसमें 7.3% आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता था। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एयरबस एंड महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर। तो रिसेंटली एयरबस और महिंद्रा के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है H-130 हेलीकॉप्टर को तैयार करने का। तो मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन श्री राम मोहन नायडू ने रिसेंटली एक सेरेमनी के दौरान H-130 हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद एयरबस एंड महिंद्रा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ऑलरेडी भारत में 2 असेंबली लाइन सेटअप हो रही है। एक है C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, और दूसरी असेंबली लाइन जो है वो H-125 हेलीकॉप्टर्स की आपको देखने को मिलेगी। तो ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट की असेंबली लाइन भारत में है, फर्दर इसको ग्रोथ किया जा रहा है। अगर हम भारत के एविएशन सेक्टर के बारे में बात करें तो इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है। भारत आने वाले 20 सालों में 20 इयर्स में 2200 एयरक्राफ्ट का फ्लीट ज्वाइन कर लेगा, मतलब भारत के पास एविएशन मार्केट में 2200 एयरक्राफ्ट्स होंगे 20 सालों में। और हमारे देश में जो 2030 तक हम 630 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली हैंडल कर पाएंगे। और आने वाले 10 से 15 सालों में हमारा जो डोमेस्टिक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है वो $10 बिलियन का हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट है एज ऑफ दिसंबर 31 2024 व्हाट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक टोटल क्यूमुलेटिव लोन कमिटमेंट टू इंडिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिसंबर 31 2024 तक कहा है कि भारत के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए हम $59.5 बिलियन का लोन सैंक्शन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन 1966 में हुआ था। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है मसातो कांडा। वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विकासशील है और मेंबर कंट्री है 69। रिसेंटली इजराइल ने ज्वाइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक को। क्लियर है? तो ये थे आज की हमारी सारी पिक्चर, आज की सारी कहानी, जिसमें हम लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर लिया है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।